मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना के केसेस की तादाद में पाकिस्तान में रिकॉर्ड इजाफा, लेकिन वफाकी हुकूमत लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर कायम है। दूसरी तरफ सिंध ने लॉकडाउन में सख्ती जो है वो अब भी जारी है। बिलावल भुट्टो ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वफाकी हुकूमत पर उन्होंने कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि सूबों को खतरे में डाल दिया गया। और भी बहुत सारे इश्यूज पर उन्होंने जो है वो बात की, जिनमें 18वीं तरमीम भी शामिल थे। मगर आज दो अहम मामला पर मुझे बात करनी है। एक तो ये कि वफाकी हुकूमत का यह मौकिफ है कि लॉकडाउन में जो नरमी है ये गरीबों के लिए की जा रही है। वजीर आजम ने जो गुज़िश्ता रोज बयान दिया था कि लॉकडाउन शराफिया ने लगाया, उस पर बहस अब भी जारी है। लेकिन हुकूमत का ये जो मौकिफ है, क्या सही है कि गरीबों को बचाने के लिए लॉकडाउन में नरमी जरूरी है? आज हुक्म यही भी है और हमारे मजदूर और दिहाड़ीदार जो तबका है वो कोरोना से बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मुल्क में भी बेरोजगारी में इजाफा, जबकि पाकिस्तान की जो लेबर मुल्क से बाहर है उसका मुस्तकबिल भी खतरे में है। हुकूमत के इस मौके पर कि लॉकडाउन में नरमी गरीबों के लिए, देखते हैं कि अपोजिशन इस पर क्या कहती है। दूसरा, टाइगर फोर्स के हवाले से खबर यह है कि अगले हफ्ते से यह काम शुरू कर देगी, 10 लाख रजाकार होंगे। वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज ये कहा कि टाइगर फोर्स जो है वो हर यूनियन काउंसिल में खुद जाकर देखेगी कि लोग कौन से बेरोजगार हैं और डेटा इकट्ठा करेगी। मुआवजे खुसूसी उस्मान डार ने भी गुज़िश्ता रोज कहा कि हमने इसका जो है वो एक पायलट टेस्ट किया है और उन्होंने साथ मुतालबा किया कि सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इसे काम करने की इजाजत दी जाए। अब कुछ जिम्मेदारियां भी सामने आ गई हैं, इनमें यूटिलिटी स्टोर्स पर उनकी ड्यूटी है, मसाजिद में उनकी ड्यूटी होगी, जखीरा अंदोजी, मसनूई महंगाई और कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदेही भी वो करेंगे, राशन की तकसीम भी करेंगे और अवामी ऐलानात भी करेंगे। मगर ये जो फैसला है टाइगर फोर्स और फिर जो इसको काम तफवीज किए जा रहे हैं, क्या इससे मदद लेने का फैसला दुरुस्त है और क्या ये गैर जानिबदाराना और गैर मुतनाज़ तरीके से काम कर पाएगी? और फिर क्या पूरे पाकिस्तान में अब इसे इजाजत देनी चाहिए या नहीं? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं करा दूं, शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें जो है वो ज्वाइन करें। शैला साहबा बहुत शुक्रिया। कमल शौजब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगी। कमल शौजब साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और अज़मा बुखारी साहबा मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करी है, बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा आपका भी। मैं शैला रजा साहबा आपसे आगाज करना चाहता हूँ। ये हम एक आर्गूमेंट है, दलील है, बड़े तवातुर के साथ सुन रहे हैं कि गरीबों के लिए जो है वो लॉकडाउन के अंदर नरमी जरूरी है। क्या वाकई सिंध हुकूमत को जो है वो इस चीज का एहसास नहीं है और सिर्फ वफाकी हुकूमत इस चीज का एहसास करी है कि गरीबों को अगर बचाना है तो लॉकडाउन में नरमी करनी है? सबसे पहले तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे। देखिए, गरीबों को भी कोरोना काटता है, पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए वजीर आजम साहब को, क्योंकि ये उनके वजीर आला का सवाल था कि कैसे काटता है। तो कैसे नहीं, किस किस को काटता है, तो सबको काटता है। तो गरीबों को भी कोरोना होता है और कोरोना ना जात देखता है ना मजहब देख रहा है। और पहली बात जो है वो ये है कि अगर 2 साइकिल जो थी उसको कंफ्यूज किए बगैर कोरोना की कंप्लीट कर ली जाती लॉकडाउन में, तो आज ये सूरत हाल ना होती जो इतनी हम सूरत हाल देख रहे हैं। और सिर्फ इस बात पे कि हमने मशावरत के बाद जब हमारी हुकूमत ने ऐलान किया तो हमारे साथ गवर्नर सिंध ने तायद की, हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी ने तायद की और उसके 1 घंटे बाद वजीर आजम ने कंफ्यूजन फैला दिया। इसके बावजूद कि उस वक्त बलूचिस्तान, लाहौर और केपी में फौज तलब की जा रही थी, तो इसीलिए तलब की जा रही थी कि लॉकडाउन हो रहा था। और जब हमने भी कहा तो हमने कहा जी रात 12 बजे से, यानी कि ये नहीं कहा था कि अभी और इसी वक्त। 12 बजे का मतलब ये होता है कि आपका एक नए दिन की सुबह का जो है वो होने जा रहा होता है। लेकिन शुरू दिन से वजीर आजम ने, जब हमने कहा कि ये लॉकडाउन है, केयर फॉर यू, तो उन्होंने कहा जी सिंध ने तो कर्फ्यू लगा दिया। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आप कर क्या रहे हैं वजीर आजम साहब?
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही गरीबों का सोच रहे हैं। अगर आप गरीबों का सोचते तो 2 साल में आपकी माशी पॉलिसी जो है उसके लिए स्टेट बैंक ये ना कहता कि सारा बोझ जो है मिडिल क्लास पे और गरीबों पे पड़ा है, उसके लिए लोग ये ना कहते कि मिडिल क्लास खत्म हो गई है, उसके लिए ये ना होता कि जीडीपी जो है वो 2.3 पे आ गई है। आप क्या जाने गरीबों का दर्द। आपकी सारी पॉलिसीज जो हैं वो आपके कॉरपोरेट सेक्टर के लिए हैं। आपके बराबर में बैठे रहे 56 करोड़ और 58 करोड़ करने वाले, और आपको पता ही नहीं चला। आपके बराबर में बैठा हुआ वजीर जो है उसको आपने वजारत से हटा के मिनिस्ट्री दे दी, उसने दवाओं में 400% इजाफा कर दिया। आपकी बीआरटी आज तक कहीं ना पहुंच सकी। आपका मालम जब्बा वहीं खड़ा है। आपका सुनामी बिलियन ट्री जो है वो आपके कारनामों के मुंह बोलते सबूत हैं। और अब आप एक नया मसला लेकर आ गए कि आपने लॉकडाउन के नैरेटिव को कंफ्यूज कर दिया। दुनिया में, तमाम दुनिया में सब जानते हैं कि लॉकडाउन होगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, हमारे पास एक चारा था, हमारे पास एक थी। हमने पिछले बजट में ये कहा था कि टिड्डी दल से जो है वो बचना है। आपने अभी तक उसका कोई इंतजाम नहीं किया। पूरी खड़ी फसलें। आई गेट योर पॉइंट शैला साहबा, राइट, आई गेट योर पॉइंट। मुझे जरा कंवल शौजब साहबा की तरफ जाने दें। कंवल शौजब साहब, ये आर्गुमेंट क्यों दिया जा रहा है? क्या सिर्फ वफाकी हुकूमत को ही एहसास है गरीबों का? ये बार बार जो बात की जा रही है कि लॉकडाउन में नरमी गरीबों के लिए की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच रहमान। मैं स्टार्ट करूंगी बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो शैला भी बात कर रही हैं और जो आपने सवाल किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब लॉकडाउन किया गया, शैला रजा साहिबा और इनके जो चेयरमैन है NA 200 के MNA हैं, उन्होंने फरमाया कि लॉकडाउन जो है वो वाहिद हल था। मैं 200 से ज्यादा ममालिक जो है वो इस पैंडेमिक का शिकार हैं। किसी मुल्क के पास कोई फिक्स फिनोमेना नहीं है। इन्होंने कहा कि 2 साइकिल्स अगर इसके पूरे कर लिए जाते तो ये सारा फ्लैट हो जाता। कोई डॉक्टर ये बात दलील के साथ और ऑथेंटिक बात नहीं करना चाह रहा है, ना कहता है कि जी फलानी डेट तक अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन रखेंगे तो हम कोरोना को हराने में कामयाब हो जाएंगे। आप जिस मुल्क में बैठे हैं USA में, जिसकी पॉलिसीज जो हेल्थ की थी या हेल्थ की सर्विसेज पूरी दुनिया मानती थी, इटली की मानती थी, वहां पर भी कोरोना के बारे में कोई मुकम्मल दलील के साथ बात नहीं हो रही है, इसलिए कि ये एक अनफोल्डिंग इवॉल्विंग सिचुएशन है। हर दिन कोरोना नए तरीके से रिएक्शन दे रहा है और लोग अभी तक इसका फिनोमेना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये होगा। और WHO ने भी इसी वजह से जिस तरह से इवॉल्व हो रही है सिचुएशन, उस तरीके से वो बात करे। और लॉकडाउन के बारे में WHO ने लेटेस्ट जो स्टेटमेंट दी थी उसमें यही कहा गया था कि लॉकडाउन इसका वाहिद इलाज नहीं है। इसके अलावा मैं UN को कोट करूंगी, जिसने कहा है अभी रिसेंटली, ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले का बयान है, कि 25 करोड़ लोग भूख से मर सकते हैं जो लॉकडाउन के रिजल्ट में जो मईशत सारी दुनिया की तबाह हुई है। और ऐसी ममालिक की कि जिनकी पर कैपिटा इनकम इंक्लूडिंग USA और इटली और चाइना $50,000 के लगभग है, वो ममालिक इस वक्त माइनस ग्रोथ में जा रहे हैं। तो चले, अब ये 2 आर्गुमेंट हो गए। अब आ जाए, देखिए बात सुने। आज मुझे ऐसे लगा कि बिलावल ने शायद ये बताने की कोशिश की है कि उनसे कुछ नहीं चल रहा है और वो बिल्कुल कंफ्यूज है। उन्हें समझ नहीं आ रही है कि 18वीं तरमीम के बाद वो पूरे सूबे को चलाने के जिम्मेदार है। और उनके साथ जो मोहतरम बैठे हुए थे, जिनका नाम मुराद अली शाह साहब है, वो यहाँ पे जब NCOC की मीटिंग होती है तो कंसेंसस डेवलप करके जाते हैं, लेकिन वहां जाके फिर उनको यादाश्त को कुछ हो जाता है और उनकी स्टेटमेंट्स फर्क हो जाती हैं। पहली बात यह कि जब सिंध ने लॉकडाउन में लीड ली और इसकी ट्रॉफीज भी ली और इसके मेडल भी क्लेम किए, तो उसका जरा रिजल्ट बता दें। 2 महीने हो चले हैं आपसे, लॉकडाउन आपने कहा हमने लगा दिया है और उसके चैंपियन भी आप बने। ये लॉकडाउन सिर्फ सिंध में तो नहीं लगाया था। ये कमल शौजब साहबा, ये लॉकडाउन पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने भी लगाया, बलोचिस्तान ने भी लगाया था। तो उसमें ये तो ना कहें कि ये सिर्फ सिंध ने लगाया था, या मैं यहाँ पर मैं मुवाजना कर सकूं। सिंध ने इस बात का, सिंध ने इस चीज का बहुत क्रेडिट लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद कहा गया कि हमने बड़ा बेस्ट काम किया है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि सिंध क्या सिर्फ कराची का नाम है? आप मुझे जरा ये बताइए कि लाड़काना में एक तो हेल्थ सर्विसेज देख लें, दूसरा वहां पे लॉकडाउन की सिचुएशन, सक्खर में लॉकडाउन, नवाबशाह में लॉकडाउन, ठट्टा बदीन में लॉकडाउन, और इसी तरह शिकारपुर और जो इनका अपना इलाका है उमरकोट, कराची के अलावा बाकी सारे शहर के या मुख्तलिफ जो कस्बे जो सिंध के हैं, इंटीरियर सिंध के, वहां पे लॉकडाउन के बाद सिचुएशन आज ये है
स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि पंजाब जिसकी आबादी सिंध से 3 गुना ज्यादा है, वहां पे और सिंध के केसेस बराबर आ रहे हैं। अगर इस वक्त 6053 सिंध के कल तक केसेस थे तो पंजाब के 6061 थे, जबकि 4 करोड़ आबादी का सिंध 4 करोड़ आबादी का सूबा है और तकरीबन 11 करोड़ से ऊपर की आबादी पंजाब की। अगर तैयारी के बगैर आप गरीबों को सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आप बाहर निकलेंगे और पुलिस वाले आपको डंडे मारेंगे तो ये सस्टेनेबल लॉकडाउन ये नहीं कर सके, गरीबों के लिए की जा रही है। अपना किए कमल चौधरी साहब एक मिनट दीजिएगा, अगर वाकई गरीबों के लिए जो है वो लॉकडाउन में नरमी है तो क्या गरीबों के लिए कुछ किया भी जा रहा है या नहीं, इस पर जरा मैं आऊंगा। बट अज़मा बुखारी साहबा, और ये जो आर्गुमेंट है हुकूमत का कि हम गरीबों के लिए जो है वो लॉकडाउन में जो है वो नरमी कर रहे हैं, ऑपोजिशन कहती है कि ये कंफ्यूज है, इस वजह से जो है वो नरमी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम नरमी इस वजह से कर रहे हैं कि गरीबों को बचाना जो है वो जरूरी। इसको आप किस तरह से देखती हैं? शुक्रिया रहमान। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूरे मुल्क के लोगों से कि खुदारा इस जो नॉन सीरियसनेस हुकूमत की तरफ से नजर आ रही है उसका शिकार ना हो और इस पे कोरोना वायरस को सीरियस लें और अल्लाह ताला इससे सबको महफूज रखे। अब कुछ हकायक जो कमल ने अपनी मर्जी के बयान किए हैं उसकी एक दूसरा रुख मैं बताना चाहती हूँ। WHO की रिपोर्ट का बड़ा बार बार उन्होंने जो है जिक्र किया और WHO की रिपोर्ट का वो हिस्सा बीच में से वो स्किप कर गई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है वो अभी ईज नहीं होना चाहिए, अभी हालात जो है वो इस काबिल नहीं है कि लॉकडाउन ईज किया जाए। ये WHO की रिपोर्ट नहीं कहा, लेकिन चलें। अब उसके बाद लॉकडाउन जो हुआ, जो ये सिंध की और इसकी बात कर रही हैं, इनको मालूम है कि लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में लॉकडाउन हुआ? क्या ये जो आप आज सिंध को मुद्दा इल्जाम ठहरा रही हैं कि वहां वो नहीं कर सके, क्या लाहौर में करने के काबिल हुए आप? और पिछले 7 साल से जहां आपकी हुकूमत है वहां पे कमल, मुझे अफसोस है ये कहते हुए, मुझे अजीब ही लग रहा है कि ये जो एक मुकाबलाबाजी शुरू की हुई है, सिंध में इतने केस हैं, फलाने में, सिंध में ज्यादा केस हो तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो यहाँ ये भी बड़ा एक तकलीफ दे अमर ये है कि जहाँ 7 साल से इनकी हुकूमत है KPK में, वहाँ सबसे ज्यादा अमवात हो रही हैं। वहाँ इस वक्त जो मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज्यादा है और वहाँ पर भी लोग जो है वो उनके हुकूमती तर्जुमान रोज आए होते हैं, वो आके कह रहे होते हैं कि खुदारा घरों में रहें, खुदारा लॉकडाउन को ऑब्जर्व करें। तो ये और फिर ये है कि ये भी कभी नहीं हुआ। अभी जो बात आप मुकाबला कर रही हैं कमल के इल्म में ये है कि पिछले 1 हफ्ते से पंजाब में एवरेज टेस्ट जो है वो 1000-1500 हो रहे हैं और जो है वो चला गया 4-4.5 के ऊपर, जिसकी आबादी हमसे कहीं कम है और हम जो 12 करोड़ का सूबा है यहाँ पर 1000-1500 केसेस करके, फिर मुझे समझ नहीं आती प्रॉब्लम क्या है, वजीर आजम का प्रॉब्लम क्या है, वो कितना गरीबों का उनको दर्द है, कितने गरीब उनके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, आप सिर्फ वो देख लीजिए, और वो खुद कितने गरीब हैं, गरीब परवर हैं कि उनका 1 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इस पूरे कोरोना के अंदर शामिल नहीं है। तारीख उठा के देखिए रहमान, उन कौमों ने और उन मुल्कों ने बड़ी बुरी तरह वो कीमत पे की है जिनके हुक्मरान जो है वो शायद ज़हनी सलाहियत उनके पास कम होती है। मैं बड़े माइल्ड लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ कि वो इनकी जो ये एक ट्रेन होने का और इनकी जो ना तजर्बाकारी का जो एक ट्रम्प कार्ड है, वो पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर तो भुगत लिया था, जैसे कैसे हमने भुगत लिया था। अब जो हालात हैं वो लोगों की जानें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर इनको फ्री स्पेस नहीं दी जा सकती। और ये कौन सी मुआशी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, क्रेडिट लेने से पहले खुदा का वास्ता है कभी फैक्ट्स तो देख लिया करें। वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि आप कोरोना से पहले ही फारिग हो चुके थे हम 1.3 की GDP के ऊपर जो है वो हमें वो प्रेडिक्ट कर रहे थे। पता नहीं कौन सी दूध और शहद की नहरें बह गई थी जो कोरोना के आने से जो है खत्म हो गई। क्या आज तकरीकों के लिए जरा बताएं तो सही ना इमरान खान साहब हमें, सिवाय तकरीरें करने के, सिवाय एक से बढ़कर एक कंफ्यूज बयान देने के। इमरान खान साहब ने या उनकी हुकूमतों ने पंजाब के अंदर जो बेड़ा गर्क कर दिया है आपने, पंजाब को बातें करते ये थकते नहीं है। आज तक पंजाब की लेबोरेटरीज हो, पंजाब के टेस्ट जो है वो करने की कैपेसिटी हो, पंजाब के अंदर जो पैरामेडिक्स को उनको जीन वाली ये भी कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान की तारीख में। रहमान साहब, ये जो डिबेट है ना, जो लॉकडाउन वाली डिबेट है, ये वफाकी हुकूमत का जो आर्गुमेंट है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये इशराफिया और मुकाबला जो हमारे गरीब हैं, ये डिबेट जो है वो अब वहां पर जारी है। बट शैला रजा साहबा, ये वजीर आजम ने कल कहा कि इशराफिया जो है वो लॉकडाउन जो है वो लगाना चाहती है, तो उससे शायद तासुर ऐसा गया कि वो लोग जो लॉकडाउन की हिमायत कर रहे हैं वो लोग हैं जो घरों के ड्राइंग रूमों में बैठे हैं, वहां पर जो है वो फैसले करते हैं और उनको नहीं है एहसास कि असल में सड़कों पर गरीब आदमी के साथ जो है वो क्या हो रहा है।
अच्छा, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे वजीर आला ने कोई अलग लॉकडाउन की तारीख नहीं बढ़ाई, वही बढ़ाई है जो वफाक के साथ मिलकर रखी गई, इसलिए उनका दिमागी तवाजुन भी ठीक है, याददाश्त भी ठीक है। मैं समझती हूँ कि किसी कैफियत में वजीर आजम है जो इस तरह की बात कर रहे हैं, चारों सूबों ने मिलकर, और हमसे पहले बलूचिस्तान ने तारीख एक्सटेंड कर दी थी और उसके अलावा पंजाब ने भी कर दी थी, लेकिन हमने वफाक के साथ बैठ कर की है। तो मुझे नहीं मालूम वो अशराफिया किसे कहते हैं। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि 4000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं सिंध में, और इस वक्त जो फ्लाइट आई है कल जिससे 400 लोग आए उसमें 40% कोरोना आया है लोगों को। तो जो बाहर से लेकर आ रहे हैं उनको भी आप सिंध के खाते में डाल रहे हो कि सिंध में बढ़ रहे। हाँ, सिंध में इसलिए बढ़े कि आपने कप्तान बॉर्डर पे और दूसरी जगह पे कोई इंतजाम नहीं थे। क्वारंटाइन जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है, आपने सूबों पे कर दिया, जबकि सूबों का ऑलरेडी बजट जो है वो नॉर्मल होता है। इतना नहीं होता कि एक कुदरती आफत से लड़ने के लिए हो, आपका इसमें कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की बयानबाजी जो है, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, गरीब परवर वजीर आजम का जो नया कारनामा है कि बजाहिर तो उन्होंने पेट्रोल पे 27 रुपए कम कर दिए, लेकिन ये इसी तरह है कि सामने से निवाला दे रहे हैं और पीछे से एक डंडा लगा रहे हैं। देखिए इन्होंने किया क्या है, मट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 6 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए 2 पैसे कर दी। इस तरह मट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 12 रुपए 2 पैसे बढ़ा दी। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 24 रुपए 20 पैसे से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी। इस तरह डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए 8 पैसे बढ़ा दी। इसी तरह पेट्रोल पर फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 18 रुपए 90 पैसे से बढ़ाकर 23 रुपए 76 पैसे कर दी। तो ये तो वही हुआ कि सामने से निवाला और पीछे से एक डंडा के निवाला मुंह में ही ना जा सके। ये गरीब परवर वजीर आजम है। आपने प्रोग्राम का नाम एहसास कमतरी ने एहसास रखा, उसमें आपने 3 महीने पैसे रोके, चौथे महीने वही 12,000 करके इस तरह बांटे कि और करो। मगर आज उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पैसे जो है वो सिंध को दिए जा रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पैसे जो है वो सिंध को दिए जा रहे हैं। आपसे कौन सा एहसान है, आपकी जेब से गए क्या? ये तो एक तरीका था कि जाहिर है कि जो सूबे गरीब है, छोटे सूबों का हक ज्यादा होता है। कल आप कहेंगे कि जो है हमने सबसे अच्छे लोग सिंध को दिए, तो भाई आपके यहाँ की तो आपने इलीट का ये कह दिया कि लॉकडाउन, आपके गवर्नर ने कहा कि जाहिरों ने मुझे कोरोना लगा दिया। भाई किसने आपसे कहा था 25 गाड़ियों के साथ? ये आई थिंक बहुत सारे पॉइंट हो गए। ये जब मैं जवाब लेता हूँ कवल शौजब साहब से, एक ब्रेक वापस आ रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कमल शौजब साहब, ये एक सवाल आज जो बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया है कि हुकूमत को फिस्कल स्पेस तो बहुत मिल रही है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, IMF की तरफ से, G20 की तरफ से। हुकूमत ने पेट्रोल भी, जाहिर बात है पेट्रोल की मद में भी जो है वो बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो हुकूमत को मिली है। तो क्या ये फिस्कल स्पेस जो है वो सूबों को, गरीबों को और जो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, क्या उनको मुंतकिल की जा रही है? जी, ये जो हुकूमत को फिस्कल स्पेस मिली है तो गरीबों के लिए कुछ हो रहा है? रहमान, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में फिस्कल स्पेस का मतलब पता नहीं है। फिस्कल स्पेस का मतलब ये है कि हुकूमत अर्न कितना कर रही है वर्सेस इस एक्सपेंडिचर्स। ये जो बातें कर रहे हैं, अगर हुकूमत ने टैक्स छोड़ा है या कम किया है, इसमें तो आप अपनी स्पेस कम करते हैं। NFC अवार्ड के बाद 57 से 58% सूबों को चला जाता है। और जिस तरीके से आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ये मालूम नहीं था कि हेल्थ का बजट डिवॉल्व होता है और सूबों को ऑलरेडी जब 58% बजट चला जाता है या 57%, तो 43% टोटल बचता है वफाक के पास, जिसमें से आप डिफेंस को खत्म नहीं कर रहे हैं। इस वक्त आपके बॉर्डर्स पे, LOC पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है। आपने अपनी फौज को पीछे नहीं हटाना होता या घर नहीं भेज देना होता कि चले आप कोरोना स्टार्ट हो गया, आप घर बैठे, आपके हिस्से का बजट जो है वो हम कहीं और लगा रहे हैं। दूसरा, डेट सर्विसिंग हमने की
है। जिसको ये फिस्कल स्पेस कह रहे हैं वो मजीद हमने लोन इजी उस पे टर्म्स पे हम ले रहे हैं, इसलिए इसको फिस्कल स्पेस नहीं कहते हैं। ये इनको थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि 12 सालों से इनकी हुकूमत है, इनसे पूछना बनता है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट तो ये कहती है कि 975 अरब रुपया जो है वो अनऑडिटेड, उसका कोई पता ही नहीं है। अगर हम एडीपी की बात करें जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसके 2000 अरब का कोई पता नहीं है। हेल्थ में आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपकी कितनी कैपेसिटी थी, जो आज आप कह रहे हैं कि वफाक आके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी काम करे, तो फिर माजरत के साथ फिर 18वीं तरमीम पे आपको इतनी टेंशन क्यों होती है जब आपसे हैंडल ही कुछ नहीं हो रहा और आपको यह मालूम नहीं है कि मुराद अली शाह साहब के पास पावर्स है कि वो अपनी मर्जी अपने सूबे में कर सकते हैं जिस तरह वो कर रहे हैं और उन्हें कहीं से कोई डिक्टेशन नहीं आ रही है। प्रॉब्लम सारी ये है कि जब लॉकडाउन की बात करें, और आजमा ने बड़ा कहा कि जी ये कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और उनके जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बैठ के की है, जिसमें आज हमें पहली दफा अजरा पीछो साहिबा जो उनकी पुप्पो है और जो मिनिस्टर है हेल्थ की वो भी नजर आई, क्योंकि बाकी सिंध में कोरोना में हमें वो कहीं नजर नहीं आती, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप सबने देखा है कि वो ऑन ग्राउंड काम कर रही है। ये तो वो इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक जो है वो पैसों से है, ये वो इश्यूज है। रहमान, 2 लोगों ने सवाल सिर्फ हुकूमत पे फेंके, मुझे जरा जवाब प्लीज जरा एक दफा पूरा कंप्लीट कर लेने दें। मुझे थोड़ा सा इस डिस्कशन को मैं महदूद भी कर रहा है, आप दे दीजिएगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट पहले सवालों का जरा जवाब देने दें। ये जो आप फिस्कल स्पेस और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हाँ जी आप दे दीजिएगा, बट मुझे सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि दूध शहद की नहरें तो ये सारी सुखा के गए थे, हम वही खोद रहे हैं दोबारा से और उसको बहाने की भी कोशिश कर रहे हैं। 1200 अरब का पैकेज है और एहसास प्रोग्राम के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो बिल्कुल बदनीयती पे नहीं हो रही और ना किसी एमएलए को इन्वॉल्व किया जा रहा है ना एमपीए को ऑन मैरिट जो है वो सारे पैसे ट्रांसफर किए। ये आपने जो पैसों वाला चले वो तो मामला है सूबे और विफाक के दरमियान, बट ये टाइगर फोर्स वाला जो इशू है ये तो रजाकाराना मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मुआविन खुसूसी हैं उस्मान डार, उन्होंने कहा है कि टाइगर फोर्स को इजाजत दी जाए 2 जगह पर, आजाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। कश्मीर में जो है वो 11,300 लोगों ने रजिस्टर किया है टाइगर फोर्स के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के जो है वो अंदर 5800 लोग, 5800 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। रजाकाराना फोर्स है, आपको इजाजत देनी चाहिए, आपकी पार्टी के लोग हैं जो इन दोनों जगह पर जो है वो लीड कर रहे हैं, तो आप समझती हैं कि इस फोर्स को जो है वो वहां पर इजाजत देनी चाहिए आपकी पार्टी को इस मौके पर जबकि जरूरत है? देखिए, पहले तो अपनी तस्दीक फरमा लीजिए रहमान साहब, ये रजाकाराना फोर्स नहीं है, ये हल्के मजबूत करने के लिए टाइगर फोर्स बनाई गई है। इसका वाशिकाफ अंदाज में वजीर आजम जो है वो बता भी चुके हैं। अभी भी आपको कोई गलतफहमी रह गई है कि ये काहे के लिए बनाई गई है। दूसरी बात यह है कि दोनों सूबों के अंदर जो है वो बल्दियाती निजाम मौजूद है और ये दोनों सूबे जो है ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सक्सेस स्टोरीज है। खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान जिसको 1 रुपया नहीं दिया वफाक ने इस पूरी वबा से लड़ने के लिए, उनको चाइना की सूबों से जो है मदद मांगनी पड़ी और वहां से उनको मदद भेजी गई। उन्होंने इसको बड़ी अच्छी तरह से ओवरकम किया। आजाद कश्मीर जो है वो कर रहा है। तो ये मेहरबानी करें, ये जो अपना सियासी ये जो गोलमाल है ना ये यही रखें जहाँ पे वो रख सकते हैं। यहाँ पर अभी टाइगर फोर्स शुरू नहीं हुई और 12 FIR मेरे पास मौजूद हैं जो इसके ऊपर हो गई हैं। कहीं से पैसे चोरी हो गए हैं, कहीं लोगों के पैसे खा रहे हैं और कहीं जो है वो जाली फॉर्म जो है वो बार बार के लोगों को दे रहे हैं और पैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो I'm sorry, ये बड़ा काम कर रहे हैं। तो डाटा तक अब वज़ीर आज़म ने कल कहा है कि ये तो डाटा भी इकट्ठा करेंगे बेरोजगार को, जिसमें MPM MNA जो है वो मुआवनत करेंगे। अब पूरा जितना भी समेत इस्मान डार के वो खुद तो हारे हुए हैं। वहां पर सियालकोट के अंदर वो फरदौस आशिक कमान साहब भी वहां मौजूद थी, वो दोनों वहां से हारे हुए हैं। जो इलेक्टेड लोग हैं वो तो है ही नहीं। तो ये टाइगर फोर्स कहां से गैर सियासी बना लिया आपने। एक तो बातों को मैं जरूर जो है रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ कि हमारा मकसद यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग के लिए बड़ा टाइम आएगा, वो करेंगे भी इंशाल्लाह, बड़ा स्कोर सेटल करेंगे। लेकिन ये कोरोना के हवाले से जो ये गलतियां और ब्लंडर्स ये कर रहे हैं उस पर खामोश नहीं रह जा सकता। हमने पहले दिन, जब याद है आपको, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई, शहबाज साहब गए और ख्वाहिश थी और यही था कि मिलकर कोई लाएमल तैयार किया जाए।
इमरान खान साहब ने फिर वही अपने गरूर और अना के उसके अंदर हिसार से वो बाहर निकल ही नहीं सकते। जो इंसान गरूर और उससे अना से बाहर ना निकल सकता हो वो कभी अच्छा हुक्मरान हो ही नहीं सकता। वहां से तकलीफ फरमा के उठ के चले गए, वो तो किसी की बात सुनने के रवादार नहीं है भाई। इनको कहाँ जाके मतलब हम फिर भी कल भी परसों भी कहा शहबाज साहब ने कि हम दोबारा इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत जो है वो शायद इत्तफाक राय पैदा करना नहीं चाहती। अब मुझे आप ये देखिए ना, मुझे I'm sorry, मुझे ये हार्ड वर्ड इस्तेमाल करने पड़े, मैं खुशी से नहीं कर रही। क्या इमरान खान साहब को लाशें चाहिए कि जो है वो कभी कर्जे जो है माफ कराने की बात करते हैं, कभी वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उनका फोकस नहीं है तो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पे नहीं है। वो लोग रोज एहतजाज कर रहे हैं। अभी मेरे पास केपीके की प्रेस रिलीज मौजूद है जिसमें केपीके की जो है वो डॉक्टर्स रो रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। अभी जो जीजी खान के अंदर, मुल्तान के अंदर, इवन लाहौर के अंदर जो है वो रोज एहतजाज होता है, डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं, पैरामेडिक्स और तेजी से हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है कि 75% जो है वो कोरोना केसेस हेल्थ प्रोफेशनल्स में बढ़ गए हैं। मैं पहले दुआ करना चाहती हूँ अल्लाह ताला स्पीकर असद कैसर साहब को भी, गवर्नर साहब जो है उनको भी जो है वो जल्द सेहत याब करे। लेकिन हम सॉरी जो इन्होंने किया, आपने देखा असद कैसर साहब जो है वो बगैर मास्क के, बगैर किसी, उस्मान बुज़दार साहब भी ऐसे फिर रहे होते हैं बगैर मास्क के। ये रोल मॉडल्स हैं। इन्होंने लोगों को बताना है, ये अवेयरनेस करते हैं। ये लोगों की ना इन्होंने नमाज पहना है, ना ये ग्लव्स, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। असद कैसर साहब सवाबी भी जाते रहे। फिर अब उन्होंने एक दिन पहले जो है वो एक बहुत बड़ी अफ्तारी जो है अपने घर पे अफ्तार डिनर अरेंज किया, उसकी तस्वीरें भी बाहर आ गई हैं। अच्छा, वैसे उसकी तरदीद आ गई है, उसकी वो तरदीद आ गई है, वो इफ्तार पार्टी वाली जो है वो मेरा ख्याल है तरदीद आ गई है। बट वो आपका जो दूसरा आर्गूमेंट है कि बगैर मास्क के जो है वो फिरने वाला, वो बिल्कुल बात आप ठीक कर रही हैं। मैंने सारी बातें बुखारी और जो बाकी इनकी कारकर्दगी है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट, उनके कमेंट्स पे पढ़ लीजिए। ठीक है, बट ये मुझे के बारे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा वो देख लीजिए। ठीक है, शैला रजा साहब, ये टाइगर फोर्स वाला, ये सिंध के अंदर भी अब जो रजिस्टर हुए हैं लोग वो 1,35,000 है उनकी तादाद, जो रजाकाराना काम करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत को कोई प्रॉब्लम है इनको काम करने की इजाजत देने से या इनकी मदद लेने से? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सिंध ने अब तक तकरीबन 5 लाख का फिगर हम टच कर लेंगे जो हमने राशन बांटा है। और हमने यूनियन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और वार्ड काउंसलर इन्वॉल्व किए थे। एमक्यूएम ने अपनी तनख्वाह भी दी, हमारे साथ खड़ी है, हमारे पास सारा इंतजाम है। इनके कहाँ थे टाइगर फोर्स जब खवातीन में ये कोरोना बांट रहे थे 12,000 के नाम पे? क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग करा रहे थे? दूसरी बात ये कि बड़ी ऑडिटर जर्नल की और इनकी बातें कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ी है, 2018 में पाकिस्तान करप्शन में 117 नंबर पे था और अब इनके दौर में 180 नंबर पे आ गया है। और दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि आपको देही सिंध की तकलीफ नहीं समझने के ऊपर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पहले यूरोपीय यूनियन कह चुका है कि न्यूनेटल डेथ रेट भी 50% डिक्रीज डाउन हुआ है। हमारी वजह से आज आपके फैसलाबाद को बिजली मिल रही है जो आपने कभी पैसा नहीं दिया, किसी फेडरल ने गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। एनएफसी की आप बात करिए, 9 मंथ्स का आप देख ले कितने बिलियंस आपने अभी तक हमें कम दिए। शर्म आएगी आपको देखकर, ये हमने अभी परसों बजट पे की है बात। और दूसरी बात ये है कि आपको जो है ना अंदाजा ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब जो है वो हमारे यहाँ काम कर रही हैं। WHO ने हमने जो एयरपोर्ट पे इंतजाम किए उसकी वजह से तारीफ की, आप लोगों ने कुछ नहीं किया था। आज देही सिंध में तादाद कम है और सबसे ज्यादा टेस्ट पाकिस्तान में सिंध कर रहा है। देही सिंध में तादाद कम है, कराची में ज्यादा है, क्योंकि कराची में वो लोग भी हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं और वो लोग जो आप लोगों की गफलत के बाद हमसे ट्रेस नहीं हो सके, हमने बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया, उन्होंने इंटरेक्ट कर लिया था। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं कहाँ पे है। इसके अलावा ये 350 नहीं, अगर हमें जरूरत हुई तो हम, हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे पास इम्यूनाइजेशन के लिए जो लोग होते हैं वो हैं, सब हैं। और मैं इनको ये बता दूं 350 से ज्यादा इंडस्ट्रीज भी सिंध में खुल चुकी हैं। किरियाना और मेडिकल कभी बंद नहीं हुए। लेकिन यह है कि एक प्रोपेगेंडा करना है, करते रहिए, क्योंकि पहले तो मीडिया में बहुत ही मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब लेता हूँ, मुझे एक बनिए, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कमल चौधरी साहब, ये जो टाइगर फोर्स के हवाले से जो बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, ये अब हमारे पास एक कामों की एक फहरिस्त आ गई जिसमें डाटा इकट्ठा करना भी होगा, यूटिलिटी स्टोर्स पे ड्यूटी भी होगी, मसाजिद में 20 नुकाती जो
अमल दरामद है उस प्लान के ऊपर, वो भी यही करवाएंगे। मेरा ख्याल है कोई ज्यादा जिम्मेदारियां जो है ये जितनी भी दी जा रही हैं, आपको लगता है ये गैर मुतनाज़े और गैर जानिबदार तरीके से ये जो लोग हैं ये काम कर पाएंगे ये सब? लेकिन ये क्यों करेंगे? लॉकडाउन तो एलीट लोगों के लिए है। ये जो जी मेरे से सवाल किया या शैला साहबा से किया? जी आपसे किया। अच्छा, देखिए जी, दुनिया पूरी में इस वक्त क्राइसिस की सिचुएशन है, एक इमरजेंसी है, पेंडेमिक है, लेकिन हमारी ऑपोजिशन जो है वो अपने ही एक मोड में है, क्योंकि फारिग बहुत बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट अपने काम में लगी हुई है। तो जिस तरह अभी फरमा रही थी अज़मा बुखारी साहिबा के ये हल्के की सियासत को मजबूत करी, मैं इनको बता दूं कल परसों ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब को लेटर गया है कि अपने हल्के के जो टाइगर फोर्स है उसकी निगरानी करें और आके जरा काम करें। तो अब जो MNAs हैं ना, जिस तरह आज बिलावल साहब कह रहे थे कि मैं एक लेजिटिमेट, मेरी राइट है, तो उनका सबसे पहला हक ये है कि इन्हें 200 के वो MNA और जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो सियालकोट के, तो अब अपोजिशन आइसोलेशन और क्वारंटीन मोड से बाहर आके तो अवाम की जरा मदद भी करे, जो इनके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको अपने अब हलकों में जाना पड़ेगा। और टाइगर फोर्स में किसी की पॉलिटिकल वाबस्तगियों को नहीं पूछा गया है, उस इलाके के लोगों ने रजिस्टर कराया है और उनका जो बायोडेटा है वो पॉलिटिकल उसकी जो एसोसिएशन उससे हटकर है। तो इसलिए थोड़ा सा मैदान में अब आने की जरूरत है और इसको पॉलिटिसाइज ना ही करें तो बेहतर है। वैसे तो हर गलत और जाली काम गैर जानिबदार तरीके से, क्योंकि देखिए इसमें वजीर आजम ने कल जो बात की है, कल उन्होंने हमें हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी है। यही लोग इकट्ठा करेंगे। रहमान, मुझे अब आंसर करने दे, मैंने दोनों खवातीन का पूरा आर्गुमेंट सुना, आपकी भी सवाल सुन लिया। नॉन पार्टी नहीं मेरी करने देना जी। मैं जो कह रहा था कि एक नॉन पार्टिजन तरीके से डाटा इकट्ठा करने वाला काम है, वो इससे पहले नादरा करता रहा है, जो हमने BISP के उसमें देखा है। अब यहां पर अगर टाइगर फोर्स के लोगों से कहा जाए कि वो लोग बताएं कि बेरोजगार कौन है और फिर उनको जो है वो हुकूमत इमदाद देगी, तो ये सारी वो चेन वो है कि इसका बड़ा एहतमाल है कि ये सारे का सारा जो है वो मामला मुतनाज़िब भी हो जाएगा और फिर ये इस तरह के इल्जामात भी लगते रहेंगे। मैं इसका जरा आंसर कर दूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि डाटा कलेक्शन या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 फेजेस में हो रही है, ये 3rd फेज है और इसमें DCs इन्वॉल्व हैं सारे। फर्स्ट फेज की डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपके तवसत से बता दूं, तकरीबन 27.5 अरब रुपया जो है वो तकरीबन 22.5 लाख खानदानों में बांट दिया गया है। सिर्फ अभी सिंध की मैं बात कर रही हूं एहसास प्रोग्राम के तहत। सेकंड फेज और इसके बाद 3rd फेज में कहा गया है, क्योंकि आपके जो डेली वेजेस हैं वो बढ़ गए हैं, बेरोजगारी लॉकडाउन की वजह से बढ़ी है और जो लोग मुस्तहिकीन की डेफिनेशन में नहीं आते थे वो भी उसमें शामिल हो गए। तो इन लोगों से सिर्फ एक रेफरेंस लिया जाएगा, लेकिन उसका भी पूरा एक क्राइटेरिया है और उसके लिए भी एक पूरा सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत ये होगा। कोई काम जो है वो इस तरह नहीं होगा कि किसी ने रिकमेंड कर दिया। अगर रिकमेंड करना है तो मैं बतौर MNA किसी को रिकमेंड नहीं कर सकती, वो डेटा ऑलरेडी जो है वो बेस बना हुआ है जो एहसास प्रोग्राम के अंडर है, उसी के थ्रू वो सिर्फ पैसे मिलते हैं, किसी के कहने पे या पर्ची देने से नहीं होती है। तो ये बात मैं आपको अच्छा, शैला साहबा ने कहा सिफारिश रिकमेंडेशन है जो है वो किसी की अप्रूवल आप जो कह रही हैं वो नहीं करना, बट अज़मा बुखारी साहब ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं, इस तरह से इनके कहने पे किसी को नहीं, वो प्रॉपर एक डेटाबेस है और उसका सानिया निश्तर साहिबा भी बाहर बता चुकी हैं, उस्मान डार साहब ने भी, दोबारा भी उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। 3rd फेज की डिस्ट्रीब्यूशन। अज़मा बुखारी साहब ये चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ मुझे जरा बात कंप्लीट रहमान करने दीजिए, ये इस तरह ना करें कि मेरी बात अभी रह गई है, मुझे बात कंप्लीट करने दें। रूरल सिंध का शैला साहिबा ने फरमाया, मैं सिर्फ इन्हें बात बता दूं, जी मुराद अली शाह साहब का हल्का है और उमरकोट के अस्पतालों की जरा एक वीडियो बना के देख लें। इन्होंने आज दावा किया बिलावल ने कि हमने 10 अस्पताल खड़े किए। मुझे आप एक अस्पताल लाड़काना का बता दें, एक अस्पताल उमरकोट में बता दें, ठट्टा बदीन में बता दें, नवाब शाह में बता दें और वहां हेल्थ फैसिलिटीज, कुत्ता काटे के कितने केसेस हैं, एड्स के कितने केसेस हैं और उस पर क्या रिएक्शन था और पिछले 12 सालों में हेल्थ पे कितना खर्चा हुआ, कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। ये अगर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आ जाएगा तो अंदाजा होगा, क्योंकि आज सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल सिर्फ यही कह रहे थे कि हमें पैसे दे दो, हमें कैश दे दो, हमें इनकाइन कुछ नहीं चाहिए, हमें टेस्टिंग किट्स भी नहीं चाहिए। मैं एक ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। ये जो उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की इस फोर्स के साथ, क्या ये हो सकता है या नहीं, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अज़मा बुखारी साहब, ये हुकूमत जिन चेक्स एंड बैलेंसेस का कह रही है टाइगर फोर्स के हवाले से, आपको लगता है ये काफी है? और दूसरा जो आप सियासी होने की बात कर रही थी,
आप लोगों का आर्गुमेंट है कि बल्दियाती इदारों से मदद ली जाए, जो बल्दियाती लोग थे उनको पता था, तो बल्दियाती लोग भी तो सियासी ही थे, तो अगर टाइगर फोर्स सियासी है तो बल्दियाती इदारों से आप किस तरह से तवक्को रख सकते हैं कि वो गैर जानिबदार तरीके से, अगर उनसे काम करवाया जाए तो वो गैर जानिबदार तरीके से काम करेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि वो सियासी अगर थे तो वो लोगों के वोट से आए थे। वो जो लोग काउंसलर नहीं हो सकते उनको आप जो है वो पूरी यूनियन काउंसिल का जो है वो टाइगर फोर्स बना के आप उनको आवाम का पैसा उनके हाथों डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, नामुमकिन है। मेरी गुजारिश इनसे ये है कि ये मेहरबानी करें ना, ये अपना, इन्होंने किया क्या है, ये अपनी पार्टी का फंड इकट्ठा करें और वो जो एटीएम ने लूटा है इस पर हमारे पाकिस्तान को, आटा, चीनी, अद्वियात, इन सारे स्कैंडल्स के अंदर, उनसे पैसा इकट्ठा करें। इनकी पूरी पार्टी की एज ए तहरीके इंसाफ एक पार्टी के इनकी कंट्रीब्यूशन 0 है और हमने अपनी ऑपोजिशन होने के बावजूद राशन भी बांटे, हमने पीपी किट्स भी बांटी डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के अंदर जो इनकी जिम्मेदारी थी ये नहीं कर सके, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई, आम आदमी के लिए प्रोटेक्शन किट्स भेजी। इन्होंने किया क्या है, ये मेहरबानी करें अपने पैसे जितने मर्जी बंटवा लें इन खूंखार टाइगरों से। ये पाकिस्तान की जो अवाम का पैसा है वो इन टाइगरों के हाथों नहीं बंटवाया जा सकता। मेरे पास टाइम कम है, और आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी इमरान खान साहब से कहा करें कि रोजे के बाद तकरीर किया करें। आजकल रोजे में जब अगर मेरे पिताई बिलीव उनका रोजा होता है तो उनकी कुछ दिमागी हालत दुरुस्त नहीं रहती, वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अशराफिया ने किया, अशराफिया तो फिर आप हैं, अगर असद उमर ने नहीं किया तो फिर कौन सी अशराफिया ने किया, उसका जवाब। फाइनल कमेंट क्या कमल शाहजब साहबा, फाइनल कमेंट जी। देखें, अज़मा ने कहा था कि जो लोग ज़हनी तौर पे फारिग होते हैं अगर वो मुल्क के लीडर बन जाए तो कौमें उसका बहुत अरसे तक खुमियाजा भुगतती हैं और पे करती हैं। बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की। हमें सबको पता है कि 15% दिमाग किसका काम कर रहा है और बाकी सारी शरियाने बंद हैं, और हमें यह भी पता है कि दिमाग का ट्यूमर किसका है। मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ क्योंकि अब आप बीच में बात मत करें। 15% दिमाग के साथ जिसने इस पूरे मुल्क को सत्यानाश किया, आज उनके लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। हुकूमत के दिमाग बंद होना और बात होती है दीदी। जो काम कर रही है वो बिल्कुल बुखारी साहब ने बात की, मेरा ख्याल है वो ठीक थी ना कमल शाहजब साहब, आपकी बात ठीक है। ऑन ग्राउंड लोग उसकी दलील दे रहे हैं जिसको एहसास प्रोग्राम के तहत। मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है कि जी ये बात ठीक नहीं है। किसी की बीमारी के हवाले से, अरबों रुपए किसी की बीमारी के हवाले से जो है खा के ना कहीं भाग रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं। अब अपनी जेबों से जो भी कर रहे हैं उसको माँ के लोगों को शो ऑफ नहीं करते, और ना हम अल्लाह ताला हम ना हम चेक आके इनके तरह इनके लीडरान की तरह आके मांगते। हमने जो काम करना है सेहत दे। बहुत शुक्रिया कमल शाहजब साहबा, अज़मा बुखारी साहबा और शाला रजा साहबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।